नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी मशहूर कहानी रसप्रिया। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर चौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। चरवाहा मोहना छोड़ा को देखते ही पचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल गया। अपरूप रूप। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता। मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गई। मोहना ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हुई है ना? हैं? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए किया। रसप्रिया? नहीं, तुमने कैसे? तुमने कहां सुना बे? बेटा कहते कहते वो रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा, मारो साले बुढ़े को घेर कर मृदंग फोड़ दो। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूंगा। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती है। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे? बताओ बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पचकौड़ी अधपगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहां जा रहा था। कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में अब भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन तो बता हुआ है ही। कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है वो। 2 साल के बाद वो इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिसर के छोटे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेथराई कर रहे हो मृदंगिया? हाँ, ये जीना भी कोई जीना है? निर्लजता है और थेथराई की भी एक सीमा होती है। 15 साल से वो गले में मृदंग लटकाकर गांव गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं है। मृदंग क्या बजाएगा? अब तो धातिंग धातिंग भी बड़े मुश्किल से बजाता है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन से गले की आवाज विकृत हो गई है। परंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वो चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भाती से जैसी आवाज निकलती है ना, वैसी ही आवाज, सोए सोए। 15-20 साल पहले विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ उपनयन, मुंडन छेदन, इन शुभ कार्यों में विद्यापतिया मंडली की बुलाहट होती थी। पचकौड़ी मृदंगिया की मंडली ने सहरसा और पूर्णिया जिले में काफी यश कमाया है। पचकौड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं वो अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पचकौड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना और सुरीला। रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ ना मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा सुनाऊंगा। पहले बताओ किसने? ए मोहना बैल भागे, एक चरवाहा चिल्लाया। अरे मोहना, पीठ की चमड़ी उधर लेगा करमू। अरे बाप, मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधों की महक खींच ले जाती है बार बार। खटमिठा पाट। पचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठता हूं, तुम बैल हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगे? मोहना जा रहा था, उसने पलटकर देखा भी नहीं। रसप्रिया। विदापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोगिंदर झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिक्री हुई थी रसप्रिया पोथी की। विदापत नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिय बना दिया था रसप्रिया को। खेत के आड़ पर झरजामुन की छाया में पचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है। मोहना की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में खेतों में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी। ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है?
5 साल पहले तक लोगों के दिलों में हुला रस बाकी था। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे भरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वे गाने लगते थे बिरहा, चांचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में बारहमासा, चिलचिलाती धूप में बिरहा, चांचर और लगनी। हारे हल जोते हलवाहा भैया रे, खुलपी चलाबे मजदूर, यही पंथे धानी मोरा है रुसली। खेतों में काम करने वाले चरवाहों और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है। कातर स्वर में उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते दिखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस ही कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने ढेकारी भरी टी टी। मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया है। वो आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चरते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार वो बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा। आम है, मुढ़ी है। उसे भूख लगी। मोहना के सूखे मुंह की याद आ गई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी जिंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। बिदापत नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं है। सवर्णों के घर नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहां मोहना जैसे लड़की मुंह बच्चे हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर जदा जदा ही। मैथिल ब्राह्मण, कायस्थों और राजपूतों के यहां बिदापत बालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटुआ के मुंह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर वह निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली का मूलगन नटुआ की खोज में गांव गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए। ठीक ब्राह्मणी की जैसा लगता है ना? मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह। छोटी चंपा जैसी सूरत। पचगौड़ी गुनी आदमी है। दूसरी मंडली में मूलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती। पचकौड़ी मूलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटका कर बजाते हुए गाता था, नाचता था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भावरी देकर परवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। नाच और गाना सिखाने में उसे कभी कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेट कर वो फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है। अरे जाचक कहो या 10 दुआरी, चोरी डकैती आवारागर्दी से अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात। इतनी मार लगी थी कि बहुत पुरानी बात। पुरानी ही सही, बात तो ठीक है। रसपिरिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? मोहना न जाने कब लौट आया। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वो मोहना की ओर एक टकटकी लगाकर देखने लगा। ये गुणवान मर रहा है। धीरे धीरे तिल तिल कर वो खो रहा है। लाल लाल ओठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है। पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के बासी टटका भोज्यान्यों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती। मृदंगिया अपने साथ नमक सुलेमानी, चांदमार पाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गर्म पानी। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, गर्म पानी। तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। ये तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे कि तिल्ली बढ़ गई है। दवा आगे कहने की जरूरत नहीं। मृदंगिया जानता है कि मोहना जैसे लड़कों की पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा ये पूछकर कि दवा क्यों नहीं करवाते।
माँ भी कहती है कि हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी लेना है, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पत्ते पर मूड़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों से रह रहकर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा बीमार भगवान, आओ खा लो बेटा, रसपिरिया नहीं सुनोगे। मां के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख लें तो मां से कह देंगे, भीख कान, अरे नहीं नहीं मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता है, उसकी आंखें फिर सजल हो जाती हैं। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वो इतना प्यार नहीं दे सकता, और अपना बच्चा अपना पराया। अब तो सब अपने, सब पराया। मोहन, कोई देख लेगा तो क्या होगा? मां से कह देगा कि तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के इस आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुंडलीकार सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठाए, साला मारेंगे तमाचा की। गाली क्यों देते हो? मोहना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वो उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिहकारी भरी, टी टी। मोहना, मृदंगिया की आवाज गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने तुमसे कहा कि मैं भीख मांगता हूं? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूं। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है ये, भीख का ही फल है। मैं नहीं दूंगा, तुम बैठो, मैं रुसप्रिया सुनाता हूं। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आकर बैठी, टिही टिही। मोहना डर गया। एक डग, दो डग, दे दौड़, वो भागा। 1 बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसपिरिया बजाते समय? हैं? कौन है ये लड़का? कौन है ये मोहना? रमपतिया भी कहती थी कि डायन ने बाण मार दिया है। मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करेला। अच्छा, तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करेला कहने से चिढ़ता है। कौन है ये मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वो थरथर कांपने लगा। कमलपुर के बाबुओं के यहां जाने का उत्साह भी नहीं रहा। सुबह शोभा मिश्र के लड़के ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीखकर फुर से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बात है याद उसे। सोनमा ने तो गाली ही दी थी, गुरुगिरी करता है चट्टा। रसपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर साक्षी रहना, मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूट कर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रमपतिया, जोधन गुरुजी की बेटी रमपतिया। जिस दिन वो पहल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रमपतिया 12वें में पांव रख रही थी। बाल विधवा रमपतिया अब पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वो गुनगुनाती, नव अनुरागिनी राधा, किछ नहीं माने बाधा। मृदंगिया मुलगैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग धरा गया था। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पचकौड़ी से रमपतिया की चुमौना की बात चलाई तो मृदंगिया सब ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रमपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वो रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया, पढ़ाया और कमाने खाने लगा, लेकिन वो मुलगैन नहीं हो सका कभी। मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रमपतिया से उसकी भेंट हुई थी। रमपतिया उसी से मिलने आई थी। पचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है।
कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है? नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को। चीख उठी थी रंपतिया, पांचू चुप रहो। उसी रात रसपिरिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देकर वह प्रवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। प्रवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़क दिया, साला थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा, और रसपिरिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी, दाहिने पूरे पर लावा फरी फूटने लगे और ताल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली। हमेशा के लिए पचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई विद्यापति की चर्चा भी नहीं करता है। धूप पानी से परे पचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिलों में पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम दिया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वो गले में मृदंग लटका कर भीख मांग रहा है। धातिंग धातिंग वो एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन 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 मोहना को डायन वाली बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रंपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली पकड़कर रोती रही थी, हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो। मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बात है। नहीं नहीं पांचू, मैंने कुछ नहीं किया है। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया। मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए ढलते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रंपतिया ने कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कहा, टिंग टिंग टिंग। साला, उसने चील को गाली दी। तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाली और मृदंग के पूरे पर उंगलियां नचाने लगा। धीरनागी 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 धिनता। पूरी जवानिका वो नहीं बचा सका, बीच में ही ताल टूट गया। सामने झरवेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसपिरिया की पदावली उठी। नव वृंदावन नव तरु नव नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियां स्वयं की मृदंग के पूरे पर थिरकने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहां जी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है। हम तो समझते थे कि कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीनी रागली पर आकर ताल कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वो उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? इस जमाने में रसप्रिया का रसिक। झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा, मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसके गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है। नदी बह नयनक नीर अहो पलली बहता ही तीर। मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंग के बोल पर वो झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसको एकटक निहार रही थी और उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थी। 40 वर्ष का पागल युगों के बाद भावावेश में आकर नाचने लगा। रह रहकर वो अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धरता। फोई फोई सोई सोई उसकी आवाज धृनागी धिनता। दुहरा सम तनु गुने नहीं और लागल दुहक न भांगे जोर। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। तर समाप्त करते हुए बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहना हाँपने लगा। उसकी छाती की हड्डियां। उफ। मृदंगिया धम से जमीन पर बैठ गया। कमाल कमाल, किससे सीखे? कहां सीखी ये पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहां, मां रोज गाती है। प्रार्थकी मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना बजाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का ख्याल रखना। लो अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फांक गया। अच्छा, अब एक बात बताओ मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? अरे बाप नहीं है, अकेली माँ है।
बाबू लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है। और तुम नौकरी करते हो किसके यहाँ? कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ। नंदू बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया कि उसका घर सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसको लेकर मम्हर आई है कमलपुर। कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं। रसप्रिया मृदंगिया कुछ देर तक चुपचाप सूर्य की ओर देखता रहा। नंदू बाबू, मोहना, मोहना की माँ। डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी? हाँ, और एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था, बेताला बजा रहा था ना, ठीक है? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अजोधा दास। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में न बोल न आंख में लोर, मंडली में गठरी होता था, बिना पैसे का नौकर, बेचारा अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली से एक छोटा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़ों के टुकड़ों को खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहन ने पहचान लिया। लोट? क्या है लोट? हाँ, नोट है। कितने रुपए वाला है? 5 टकिया है? 10 टकिया? जरा छूने दोगे? कहाँ से लाए? मोहना एक सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 टकिया हैं? हाँ, सब मिलाकर 40 रुपए है। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसा कर बोला, बेटा मोहना, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू से लेकर बढ़िया दवा लिखा लेना, खट्टा मीठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना। तो रुपए हमको क्यों काहे दे रहे हैं? जल्दी रख लो, कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी होठों की काली और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू पीते हो? खबरदार। वो उठकर खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह से गांठ में बांध लो, मां से कुछ मत कहना। और हाँ, ये भीख का पैसा नहीं है बेटा, ये मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। मेरी मां खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोचकर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी मां महारानी है, मैं महाभिखारी 10 दुआरी हूं, जाचक, फकीर। दवा से जो पैसे बच जाएं उसे दूध पी लेना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखों जैसी हैं। मोहना, अरे बैल कहाँ है रे? तुम्हारी मां पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना। एक गाय ने सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है मां बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। वो चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, मां बुला रही है, जाओ। अब से मैं पदावले ही नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो, मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलू मन ससुरार, जइबे हो रामा कि आहो रामा, नहिरा में अगिया लगायब रे। खेतों की पगडंडी झरबेरी के जंगलों के बीच से होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरवेदी की झाड़ियों में छिप गया। ले, यहां अकेला खड़ा होकर क्या कर रहा है रे? और कौन बजा रहा था मृदंग? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की मां खड़ी है। पचकौड़ी मृदंगिया। हैं? वो आया है वो। उसकी मां ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसप्रिया गाया है, कहता था इतना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल, अब उसकी उंगली ठीक हो जाएगी। मां ने बीमार मोहना को हालात से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी कि बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं। खबरदार जो उसके साथ फिर कभी गया। 10 दुआरी जाचकों से हेल मिल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। मोहना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो, गुनी आदमी के साथ रसप्रिया। चुप, रसप्रिया का नाम मत लो। अजीब है मां,
जब गुस्सा आएगी तो बाघिन की तरह, और जब खुश होती है तो गाय की तरह हुंकारती आएगी और छाती से लगा लेगी। तुरंत खुश, तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज आई, धत्तिंग 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 धत्तिंग। मोहना की माँ खेत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी। ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर जा रहा था। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। आवाज फिर आई, धातिंग धातिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सौंधी सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धातिंग 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 धातिंग। मृदंगिया और कुछ बोलता, बेटा मोहना की माँ आगे कुछ नहीं बोल सकी। मृदंगिया और कुछ बोलता था बेटा। मोहना की माँ आगे कुछ नहीं बोल सकी। कहता था कि तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं तो दस्तवारी हूं। झूठा, बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछ कर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा। बस यही थी ये कहानी जिसका नाम रसप्रिया था। इसे लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना, पूर्णिया जिला, बिहार में हुआ था। और जब से उन्होंने होश संभाला, शोषण दमन के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहे और सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने प्रमुखता से हिस्सा लिया था और 1954 में महिला आंचल उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ और इससे उन्हें हिंदी के कथाकार के रूप में अपूर्व प्रतिष्ठा मिली। उनकी अन्य रचनाएं आप जानते होंगे, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड वगैरह हैं जो उपन्यास हैं। ठुमरी, अगिन खोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप आदि उसके कहानी संग्रह हैं। तो 11 अप्रैल 1977 को पटना में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपने इस कहानी को सुना। अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।